मेरा बच्चा नाजायज है तो सोनाली का बच्चा कौन सा जायज है? वो भी तो राजवीर की नाजायज औलाद ही माना जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चा इसी शहर में और बहुत जल्द उसकी माँ का नाम सामने आ जाएगा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बच्चा आपका खून है, आपकी औलाद है। मैंने उन्हें सिर्फ बताया नहीं बल्कि चेतावनी भी दी है। मेरा बेटा ही उनकी विरासत का मालिक है और मेरे बेटे से उसका अधिकार छीनने की कोशिश न करना। चलिए अच्छा है, आपने बलदेव जी को बता ही दिया। वो तो सुनकर हैरान रह गए होंगे। जिस बच्चे को उन्होंने अपनी तरफ से मार दिया था वो अब तक जिंदा कैसे? हाँ आदित्य, वो हैरान तो थे लेकिन अपनी तरफ से इस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश वो जरूर करेंगे। लेकिन मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया है कि वो बच्चा कहाँ है, किस हालत में है और किसके पास है। अगला सवाल उनका यही होगा रजनी जी। पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ तो लेने दो। ये बात स्वीकार करने में ही अभी उन्हें बहुत वक्त लगेगा। ये बात स्वीकार करने के लिए पता नहीं वो कहां कहां ताक झांक करेंगे, क्या कुछ सोचेंगे और किस नतीजे पर पहुंचेंगे। बलदेव सिंह को अच्छी तरह से तहकीकात कर लेने दो, फिर हम फैसला करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। सबके प्यार की निशानियां होती हैं और मेरे और आपके स्वार्थ की निशानी वो बच्चा जिसे मारने के लिए आपने डॉक्टर आरती को मजबूर किया था। बलदेव सिंह जी, वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा है वो बच्चा, जिंदा है वो बच्चा, जिंदा है वो बच्चा, जिंदा है वो बच्चा। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बच्चा आपका खून है, आपकी औलाद है, आपकी औलाद है, आपकी औलाद है। और अब आपके खानदान का वारिस भी। ये कैसे हो सकता है? रजनी वर्मा के इस दावे का क्या मतलब है कि वो बच्चा जिंदा है? उस वक्त सिर्फ रामेश्वर जी ने ही नहीं बल्कि अपने मरे हुए बच्चे को रजनी ने भी देखा था और वो रो भी रही थी जब मैंने उसे फोन पर तसल्ली दी थी। आज वो बच्चा कहां से आ गया? क्या ये कोई साजिश है? क्या रजनी वर्मा किसी साजिश में मुझे फंसाना चाहती है या अब मुझे बदनाम करके मेरी छवि खराब करना चाहती है? या फिर रामेश्वर जी ने मुझसे झूठ बोला था? आखिर सच क्या है? मुझे सबसे पहले सच्चाई की तह तक पहुंचना होगा। मालिक, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मालकिन ने आपसे पूछने के लिए कहा था। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। शारदा को कह देना कि मैं बाद में खा लूंगा। जी मालिक। मुझे इस बारे में रामेश्वर जी से बात करनी है, इससे पहले कि इस बारे में शारदा को कुछ पता चले। क्या है ये सब? क्या जिद पकड़ कर बैठी हो तुम? क्या मतलब है इसका? ये सब आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ जी। माना कि रागिनी से गलती हुई है और इस गलती का एहसास है उसे। पता नहीं कौन से जज्बात में आकर उसने तुम पर हाथ उठा दिया। पछता रही है वो। अब तक तो इस घर में उसी की अहमियत रही है और आज भी उसी की अहमियत है।
वरना आप मुझसे इस तरह से बात करने नहीं आती। लेकिन मैं भी ये समझना चाहती हूँ कि इस घर में किसकी कितनी अहमियत है। मैं अपने बच्चे की दुश्मन नहीं हूं माँ जी, बल्कि रागिनी मेरे बच्चे की दुश्मन है। और जब तक वो इस घर में, मैं एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डालता। सोनाली, हम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। तुम ये मत सोचना कि माँ जी और पापा जी हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें कसम दी वो हमें ढूंढने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। हम जानते हैं सोनाली कि हम उस बच्चे के कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो उस बच्चे की माँ हो ना। लेकिन सच कहें तो गुजरे कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा था जैसे माँ तुम नहीं बल्कि हम बनने वाले हैं। उन सारे एहसासों को, उन सारी खुशियों को हमने महसूस किया है। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम देवकी नहीं पर यशोदा तो बन सकते हैं ना। लेकिन शायद हमारी तकदीर में ये भी नहीं था, और इसीलिए तुमसे और इस बच्चे से दूर हमेशा हमेशा के लिए हम जा रहे हैं। हमने तुम पर हाथ उठाया सोनाली, उसके लिए हमें माफ कर देना। जिस दिन तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, हम जहाँ कहीं भी होंगे हमें ज़रूर पता चल जाएगा। तुम्हारे बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। जब किसी एक को घर से जाने की नौबत थी तब तो ऐसा नहीं हुआ, और आज जब रागिनी और सोनाली को मिलकर रहना चाहिए, रागिनी को ये घर छोड़ना पड़ा। इसे भी तो घर का टूटना ही कहेंगे, परिवार का बिखरना ही कहेंगे। आखिर किसकी नजर लगी? सामने तो सिर्फ रजनी वर्मा है जिसने इस घर पर अपनी नजर गड़ा रखी है। नमस्कार मेघना जी। नमस्कार शारदा जी। कहिए। शारदा जी, आप हमें नमस्कार मत किया कीजिए। माना कि हमारी सोच मिलती है, दिल मिलते हैं, पर हमारे पद की भी एक गरिमा है। हमें आपको नमस्कार करना चाहिए, इससे पहले आप ही हमें नमस्कार कर देती है। छोड़िए उस बात को। अगर दिल में इज्जत है तो जुबान पर वो बात आ ही जाती है। कहिए, कैसे फोन किया आपने? वैसे तो आपसे कई मसलों पर बात करनी थी, पर फिलहाल रजनी वर्मा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। अब भी लग रहा है कि रजनी वर्मा जी शंकर प्रसाद जी से मिली हुई है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शंकर प्रसाद जी जल्द ही अपना नया पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। सब कुछ हमारे सामने है मेघना जी, लेकिन हम कुछ बदल नहीं सकते। और शंकर प्रसाद जी की बात तो जाने ही दीजिए। हम तो इतने मजबूर हैं कि हमारी ही पार्टी की विधायक रजनी वर्मा को भी हम काबू नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमने रजनी वर्मा जी को समझाने की कोशिश भी की थी, और इस वक्त लग रहा था कि वो समझ भी रही है, पर पता नहीं अब लगता है कि हमारी बातों का उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे लोगों को देखकर ही तो कहा गया है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती, और एक बार इंसान जिस रास्ते पर चल पड़ता है ना, कुदरत भी उसे उस रास्ते से लौटने नहीं देती, चाहे वो सही रास्ते पर चल पड़ा हो या गलत रास्ते पर। पर हमें तो लगता है कि रजनी वर्मा जी दो रास्तों पर चलना चाहती है। एक रास्ता जो हमारी पार्टी की ओर जाता है, और दूसरा जो शंकर प्रसाद जी के साथ जाता है। रजनी वर्मा की तो आदत है। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ। वो खुले तौर पर मेरे घर में दखल दे रही है, और मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। क्या
क्या फिर कोई बात हुई? रजनी वर्मा ने सोनाली के जरिए जो मुद्दा खड़ा किया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है रजनी वर्मा को किस तरह रोका जाए। शारदा जी, वैसे रजनी वर्मा जी और आदित्य के बारे में हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप ये कह रही हैं कि तकदीर आपका साथ दे रही है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है। आप मंत्री बनी, और आप मंत्री भी उस पार्टी की बनी जिसके उपाध्यक्ष बलदेव जी। अब आपको इस बात का भी ख्याल रखना कि इस बात को लेकर आपके मंत्री पद पर कोई आंच ना है। हाँ आदित्य, अपने मंत्री पद को तो मुझे बचाकर चलना पड़ेगा। अभी से अच्छी तरह सोच लीजिए रजनी जी, जनता के बीच अब आपका नाम फैलना शुरू हुआ है। जो लोग कल तक आपको जानते नहीं थे अब जानने लगे। गृह निर्माण मंत्री रजनी वर्मा का नाम अब सामने आने लगा है। कहीं ये नाम बदनामी का सिलसिला बन जाए रजनी, बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। तुम ठीक कहते हो आदित्य, खेल तो ऐसा ही खेलना पड़ेगा कि मेरे बेटे को उसका अधिकार भी मिल जाए और मेरा नाम भी सामने ना आए। अगर बलदेव जी अपने घर में ये बात बताएंगे तो रजनी जी उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि उस बच्चे को जन्म आपने दिया था। और अगर ये एक बार बात खुल गई और मीडिया में पहुंच गई तो आपकी बहुत बदनामी होगी रजनी जी। समझ रही हूँ आदित्य, अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अब ये सोचिए कि इस बात को कैसे संभाला जाए। लड़ाई तो खुद आपको ही लड़नी, लेकिन खुद को पर्दे के पीछे रखकर। ठीक है आदित्य, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुम्हारी आरती से कुछ बात हुई क्या? नहीं, बात होती भी है तो सिर्फ बच्चे को लेकर होती है। आपके उस बच्चे की वजह से एक बार फिर से हम दोनों करीब तो आ गए हैं रजनी जी, लेकिन आरती के दिल में जो गांठ है वो तो अभी भी, उसे जो शिकवे और शिकायत हैं वो अभी भी उसके चेहरे पर नजर आते हैं। हाँ, वो तो मैंने भी महसूस किया। आपके सामने तो फिर भी अच्छी तरह से बात करती है, लेकिन जब हम दोनों अकेले में होते हैं तो इस तरह बात करती है जैसे हम पूरी तरह अजनबी। ठीक भी है, शिकायत भी तो बहुत बड़ी है, उससे कुछ छुपा भी तो नहीं है। वो ये बात भी जान चुकी है कि मैं दूसरी शादी करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाया। क्या उसे इस बात का पता अब लगा है? मैं तो सोचता था कि वो संजीव नगर में होगी या कहीं और होगी, लेकिन जिस वक्त मेरे शादी के सिलसिले चल रहे थे वो इसी शहर में थी। यानी उसे इस बात का पता था कि मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं है। तुम दोनों ने तलाक भी तो नहीं लिया ना? जब हम दोनों अपनी इच्छा से अलग हुए थे तलाक की तो नौबत ही नहीं आई। तुमने शादी की बात ही छुपा कर रखी थी, इसीलिए ये सवाल ही नहीं खड़ा होता कि तुम्हारी दूसरी शादी करने से पहले तुम्हारा तलाक लेना जरूरी था। और डॉक्टर आरती ने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए उन्हें तलाक लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सच कहूं तो शायद इसी बहाने से तकदीर तुम दोनों को एक बार फिर से मिलाना चाहती है। सोचकर तो ऐसा ही लगता है रजनी। अब पता नहीं रजनी जी, ये आरती की तकदीर है या मेरी तकदीर है कि चाहकर भी मेरी दूसरी शादी नहीं होगी। हमको तो कुछ हो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि राजनीति कैसे की जाती है।
अब पता नहीं रजनी जी, ये आरती की तकदीर है या मेरी तकदीर है कि चाहकर भी मेरी दूसरी शादी नहीं होगी। आदित्य, अब तुम भूल जाओ दूसरी शादी को। आरती मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर आरती के जरिए तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलो हम दोनों चलकर आरती से मिलते हैं, मैं आरती को समझाऊंगी। लेकिन शंकर प्रसाद जी से भी तो मिलने जाना है रजनी। हाँ, शंकर प्रसाद जी से मिल तो लेंगे, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना, वो बच्चे वाली बात उनके सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शंकर प्रसाद जी एक शुद्ध राजनीतिक इंसान है और वो बलदेव सिंह को नीचे दिखाने की वजह ढूंढ रहे हैं। अगर ये बात उन्हें पता लगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। रजनी वर्मा को देखो, उन्होंने अपने लिए सारे रास्ते खुद बनाए, और एक तुम हो, तुम्हें रास्ते बनाकर दे रहा हूं, फिर भी चलने में आनाकानी कर रही हो। कितनी बार आपको कह चुके हैं कि राजनीति की बातें हमरे समझ में नहीं आती, मगर आप हैं। अरे पहले तो कभी नहीं हमको राजनीति में डालने का सोचा, बल्कि हम कभी पूछते थे तो डांट कर चुप करा देते। और अब देखो, पता नहीं कौन सी धुन सूझी है कि हमें राजनीति में डालने में लगे हो। अरे आज वक्त की मांग यही है, इसीलिए तो आपको राजनीति में लाना चाहते हैं। और राजनीति में करना ही क्या होता है, बस हाथ उठाकर सबको तसल्ली देकर हाथ हिलाना पड़ता है। अरे तुम एक बार मंच पर खड़ी हो गई ना, तो तुमको भी इस खेल में मजा आने लगेगा। जब देखोगी कि लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जब लोग कहेंगे कल्याणी देवी जिंदाबाद, कल्याणी देवी जिंदाबाद। अरे आप तो ना आजकल हमें बस राजनीति के सपने ही दिखाने में लगे हुए हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ होर्डिंग लगेगा, वो पर्चे बटेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही होगा, देख लेना, यही होगा। अरे अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी लॉन्च करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। और जिस दिन पार्टी लॉन्च हुई, पार्टी की उपाध्यक्ष तुम बनोगी। बड़ी आसानी से कह दिया, उपाध्यक्ष तुम होंगी। अरे हमको तो ये भी नहीं पता है कि उपाध्यक्ष करता क्या है। आप काहे को परेशान हो रही हैं? आप बस पदवी लेके घर पे बैठ जाइए, आपको करना धरना कुछ नहीं है, जैसा सरकार कहेंगे बस वैसा ही करते जाइए। जिस दिन पार्टी लॉन्च होगी ना, तुम देखना पूरे प्रदेश में तुम्हारे बड़े बड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स लगेंगे। अरे मैं तो वो कर दूंगा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा तुम्हें पहचानने लगेगा। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या हो पाएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि राजनीति कैसे की जाती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजनीति में कब क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे कितना कब किसे क्या कहना है, मैं सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। ये हुई ना बात, इससे मैडम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और राजनीति में आने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। अरे वाह, आप लोग तो हमें ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग हमें सिखाएंगे और हम फटाफट से सीख भी जाएंगे। अरे भाई, हम तुमको शारदा देवी की टक्कर में खड़ा करना चाहते हैं।
तुमको उस लायक बनना है। बस जरा सोच कर देखो, अगर बलदेव सिंह अपनी पत्नी को राजनीति में ला सकते हैं, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अरे मैं बलदेव सिंह से कम थोड़े हूं। आपकी कोई भी मेहरबानियां भूला नहीं हूं अब तक। आपसे एक बार मिलना चाहता था। आपकी कुछ और भी मेहरबानियां चाहिए मुझे। जिंदगी का भंवर है। सक्सेना, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज हम किसी से नहीं मिलेंगे। देखो, ये एक घरेलू मसला है जो बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने जैसा कहा है वैसा करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। नमस्कार बलदेव जी। कैसे हैं रामेश्वर जी? बस आपकी दुआएं हैं और आपकी मेहरबानियों पर जिए जा रहे हैं। मैं भी आपकी मेहरबानियां नहीं भूला हूं। बहुत सारी मेहरबानियां की हैं आपने हम पर। आपकी कोई भी मेहरबानियां भूला नहीं हूं अब तक। बाकायदा याद रखी। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप हुक्म कीजिए। किस बात के लिए याद किया आप? आपसे एक बार मिलना चाहता था। आपकी कुछ और भी मेहरबानियां चाहिए? आप हुक्म कीजिए। कब कहां मिलना है मैं आ जाऊंगा। अगर आप कहें तो आपकी ऑफिस ही आ जाता हूं। ये बात तो मैंने रजनी दीदी से पूछी ही नहीं कि आखिर वो किस आधार पर कह रही हैं कि ये बच्चा कौन है और कहाँ है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज सुन लो। हाँ हाँ, आप बोलिए। रज की सच्चाई छुपाने के लिए मैंने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। हॉस्पिटल के रजिस्टर में भी यही दर्ज है कि आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था।